अच्छा, ये सबसे पहला टॉपिक सब रूटीन्स है, जिसको जो सिंपली के अंदर इसको फंक्शंस का नाम दिया गया है। आ, अच्छा, सबसे पहली बात ये समझने के लिए पहले आपको स्टैक के बारे में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात ये है इसके अंदर के स्टैक सेगमेंट जो होती है ना आपकी, उसकी लास्ट एलिमेंट्स जो होती है वो नीचे से ऊपर को ग्रो करता है। तो अगर आपकी मेमोरी इस तरह से जा रही है लिनियरली और नीचे सबसे छोटा एड्रेस पड़ो, ठीक है, हम आमतौर पे इस तरह से बनाते हैं ना। लेकिन आप स्टैक की बारी आप ये दिमाग में रखो, ठीक है, कि एक्चुअली ये हो रहा है। आप एफ के ऊपर हो स्टैक सेगमेंट का। और आपका जो स्टैक पॉइंटर है ना, वो हमेशा टॉप ऑफ द स्टैक की तरफ पॉइंट कर रहा होता है। और हर एलिमेंट का स्टैक के अंदर साइज़ होता है 2 बाइट्स का। ऑब्वियसली आप स्टैक पॉइंटर लाइक प्लस माइनस करके खुद मैन्युअली उसके अंदर रीड करते हुए आप अगर लिखते हो कि लाइक बाइट, और आप उसके बाद इस तरह से करो या कुछ इस तरह से करने की कोशिश करते हो, पहले तो मेरे ख्याल वैसे ही होगा ही नहीं। आप स्टैक पॉइंटर से रीड नहीं कर पाओगे। आप आमतौर पे बीपी ही यूज़ करते हो इन कामों के लिए। फ़र्ज़ करो लेकिन आप बीपी+2 कर भी लेते हो इस तरह से, या +4, तो वैलिड है। या ये मतलब बात का मकसद ये है कि होता आमतौर पे ऐसे ही है कि अगर आप कुछ पुश या पॉप करो वो पूरा वर्ड लेता है, मतलब 2 बाइट्स। लेकिन आप स्टैक पॉइंटर आगे पीछे करके ये बाइट वाले काम भी करवा सकते हो अगर आपका दिल करे। लेकिन आमतौर पे हम नहीं करेंगे। बेहतर है कि आप वो खाली छोड़ दो, उन पंगों में पड़ने से बेहतर है। खैर एनीवेज, ये आपका स्टैक अगर इस तरह से जा रहा है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे डी है और यहाँ पे सी है। तो फ़र्ज़ करो कि ये तो खाली पड़ा होगा। ये हमेशा बॉटम ऑफ द स्टैक खाली होता है, रिजर्व्ड है, समझ लो। बाय डिफ़ॉल्ट स्टैक पॉइंट इधर होगा। आप यहाँ पे कोई चीज़ पुश करते हो, फॉर एग्जांपल आपने कोई नंबर पुश कर दिया इस तरह से, ये है, और पीछे 0 है। इस तरह से अगर आपने पुश कर दिया तो अब स्टैक पॉइंटर इधर चला जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर आपने कोड देखना है पुश ए एक्स का, तो मतलब यही है कि सबसे पहले एस पी जो है, अब ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है इसका एड्रेस, क्योंकि ऊपर को जा रहा है। तो सब SP2, तो जब आप पुश करते हो तो बैक एंड पे ये हो रहा होता है कि स्टैक पॉइंटर 2 स्पेसेस पीछे चला जाता है, और उसके बाद ये जो लोकेशन है इसके ऊपर राइटिंग होती है और यहाँ पे वो AX आ जाता है। ये लिखा हुआ है वो, खैर। अच्छा, पॉप AX बस इसका रिवर्स है। वो मूव AX वर्ड SS SP, और उसके बाद अगली लाइन में ऐड SP2, ठीक है। तो स्टैक बेसिकली यही है, ठीक है, और कोई चीज़ इसमें ख़ास देखने वाली नहीं है। अब स्टैक के खाली ये यूसेस नहीं होते कि जो हम सब रूटीन्स के अंदर करते आ रहे हैं, बल्कि और भी हो सकते हैं। एक तो बहुत कॉमन आपने शायद देखा हो, वो ये है कि आप ES के अंदर B800 बड़ा कॉमन आपका काम होता है कि आपने डालना होता है वीडियो मेमोरी के ऊपर कोई भी काम कर रहे हो तो आप ये डायरेक्टली कर नहीं सकते, आप ES को इमीडिएट नहीं दे सकते। तो इसके अंदर आप ये कर सकते हो कि आप पुश B800 कर दो और पॉप ES कर लो। तो आप स्टैक्स को इन कामों के लिए भी यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा आप टेम्परेरी स्टोरेज के लिए भी यूज़ कर रहे हो। फ़र्ज़ करो कि आपके रजिस्टर्स भरे हुए हैं, तो आपको सारी वैल्यूज़ ही चाहिए, और आप कोई मतलब इंक्रीमेंट करवाने वाले हो, जो मर्जी कराने वाले हो, तो आप एक आध वैल्यूज़ पुश कर लो, बाद में जाके जब वो काम हो जाए फिर पॉप करके वही वैल्यूज़ इस्तेमाल कर लो। इस तरह से भी हो सकता है। या उसको लोकल वेरिएबल्स की तरह भी ट्रीट कर सकते हो आप, कि आप शुरू में पुश कर लो और बाद में उसके अंदर ही आप BP+2 करके या BP-2 करके, जो भी है, इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो या ये स्टैक्स हो गए, ठीक है। अब सब रूटीन्स को जो बनाने वाली चीज़ होती है वो क्या है? ये है ना, कॉल और रेट, यही उसकी 2 डिफरेंट चीज़ होती है ना, वरना तो बस फ्लैग ही लगे हुए हैं। तो सब रूटीन, अच्छा, अब आप किसी भी फ्लैग के पीछे अगर आप कॉल लिखते हो ना, तो बैकएंड पे ये हो रहा होता है कि सबसे पहले वो IP को पुश कर देता है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो आपका है, जिसको हम कहते हैं कि चलो ये रिटर्न एड्रेस है। um, और उसके बाद वो जंप करता है, मतलब IP को सेट कर देता है सम एड्रेस के इक्वल। तो अगर आपका लाइक कोड इस तरह चल रहा है, ये आपका कोड है, इस लाइन पे था, फंक्शन कॉल आया है, तो आपके स्टैक के अंदर यहाँ पे ना IP डाल देगा, यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा जो भी है 01 में, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी IP पड़ी हुई है। अब आपका स्टैक पॉइंटर अब इधर पॉइंट कर रहा है। जब आप रिटर्न लिखोगे ना, अच्छा, और हाँ, आपकी IP अब चेंज होगी। अब आप
आपने जो लाइक कॉल के आगे लिखा था, अगर आपने कॉल लिखा था लाइक स्ट्रिंग लेंथ, तो अब स्ट्रिंग लेंथ जिस भी फ्लैग का नाम है, आईपी उधर चला गया, पुराना आईपी यहाँ पे स्टोर हो गया। फिर आप जब रेट लगाते हो ना, तो जो करंट एसपी का पॉइंटर है, ये जो चीज़ होती है, ये कॉपी होके ना आईपी में चली जाती है। ये जो हमने पहले आईपी सेव की थी, बस उधर से उठा रहे हैं, ये पॉप हो जाती है और स्टैक पॉइंटर फिर से नीचे आ जाता है। तो ये रेट है। अब रेट के आगे जब हम कभी इंटीजर वगैरह लगाते होते हैं, मल्टीपल पैरामीटर्स वगैरह की बारी, तो वो बस यही होता है कि बस शुरू में ऐड कर देते हैं, उसके बाद रेट ही कॉल हो रहा होता है। तो ये भी कोई खास कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। अगर कोई ऑफसेट वगैरह हो रहा होता है तब ये सही रहता है। अच्छा जी, अब सबसे सिंपल जो सब रूटीन का स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा कि आपने कुछ भी नहीं डाला हुआ, बस रिटर्न एड्रेस है, बस रेट लगा हुआ है। कोई काम होता है जल्दी से होके आ भी जाता है, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर बहुत सिंपल बात करें, खाली बस पैरामीटर्स कुछ ले लेता है, उनके ऊपर काम करता है, उन पैरामीटर्स को रेट 2 लगा के रेट 4 लगा के पॉप कर देता है। तो इसके अंदर और इसी तरह से कि आप रिटर्न वैल्यू भेज रहे हो। अब ये जो काम है रिटर्न वैल्यू पैराम्स वगैरह वाले, ये पैरामीटर्स जो हैं वो पुश बाहर से हो रहे होते हैं फंक्शन का, ठीक है, लेकिन पॉप अंदर ही हो जाते हैं जब आप रेट 4 लगाते हो या रेट 8 लगाते हो, जो मर्ज़ी लगाते हो। नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स मल्टीप्लाइड बाई 2 होता है, जो हमने रेट के आगे नंबर लिखना होता है आई। खैर, ये तो वहीं पे पुश पॉप हो गया। अब रिटर्न वैल्यू का क्या सीन है? रिटर्न वैल्यू सबसे पहले आप पुश करते हो पैरामीटर से भी पहले, क्योंकि इसके अंदर अगर आप वरना रेट 8 लगा दोगे तो रिटर्न वैल्यूज़ भी पॉप हो जाएंगे, नीचे पैरामीटर बच जाएगा। तो इसलिए रेट वैल्यू का सबसे पहले पुश होना ज़रूरी है, क्योंकि आप उसको सबसे एंड पे जाके पॉप कर रहे हो। अब रिटर्न वैल्यू जो है आपकी, आप शुरू में कोई डमी वैल्यू भेज देते हो, चाहे आप वो कर दो पुश 0 या पुश AX कर दो, चाहे जो मर्ज़ी अंदर पड़ा हो, एंड पे जाके आपने उधर राइटिंग करनी है जो मर्ज़ी पहले पढ़ा। तो ये भी एक तरीका है। और इस वाले के अंदर फ़र्क ये है कि इसके अंदर पॉप भी बाहर होके आता है। मतलब अगर आपका फंक्शन कोई लिखा हुआ है यहाँ पे, ये नीचे आपका फंक्शन है ये, ठीक है, ये इसको जो कॉल कर रहा है यहाँ पे कोड, इसके अंदर कोई कॉल भेजी हुई है जिसके अंदर फंक्शन कॉल हो रहा है। इसके अंदर शुरू में आप पुश करते हो कोई डमी वैल्यू 0, और इसके कॉल होने के बाद आप पॉप करते हो और अपने रजिस्टर में वैल्यू डाल देते हो। तो रिटर्न वैल्यू की बारी यही होता है। लेकिन अगर ये पैरामीटर होता ना, तो ये अंदर अंदर यहाँ पे रिटर्न 2 की वजह से ठीक हो जाता, ये खुद ही पॉप हो जाता इस तरह से। तो ये फंडामेंटल फ़र्क है बस उनके अंदर। अब मसला यहाँ पे ये आता है कि हमारा ही काम होता है कि हमने ना मशीन को उसकी प्रीवियस स्टेट पे भी लेके जाना है। मतलब अगर हम काम कर रहे हैं AX वगैरह की वैल्यूज़ छेड़ें, तो अगले बंदे को मसला हो सकता है जो वो इस्तेमाल कर रहा है। और ये स्पेशली तब मसला होता है जब आप नेस्टिंग करते हो फंक्शंस के, मल्टीपल फंक्शंस एक दूसरे को कॉल कर रहे होते हैं वगैरह। आपको पता ही है रियल प्रोग्राम्स में ऐसे होता है। तो आपका काम होता है हर फंक्शन के अंदर कि जिस स्टेट में आपको मशीन मिली थी उसी स्टेट में रिटर्न करो। सिवाय अगर आपके फंक्शन का काम ही यही है कि CX की वैल्यू चेंज कर दो, तो वो तो ऑब्वियसली अलग बात है। लेकिन फालतू में नहीं होनी चाहिए कभी भी। तो अब उसका एक तरीका जो मैनुअल वाला होता है कि चलो मैं AX और BX मेरा हो रहा है तो मैं वो पुश कर दूँ तो मैनुअली, तो राइट साइड पे इस तरह से ज़्यादा से पुश कर दिया। अब आपको ये मैन्युअली लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आप सीधा पुश A भी लिख दो ना, तो वो सब तमाम जनरल पर्पस रजिस्टर्स आपके पुश कर देता है। और फिर आप जब पॉप A लिखते हो तो वो तमाम पॉप भी कर देता है उतना। उसकी एक्सपेक्टेशन लेकिन यही होती है कि मतलब स्टैक पॉइंटर ऊपर नीचे नहीं हुआ। खैर, अब इसके अंदर एक मसला आ जाता है कि ना, आप अगर SP की अब वैल्यू देखो अब कितनी ऊपर चलेगी। अगर मैंने पैरामीटर्स या रिटर्न वैल्यू करना है, मुझे पता नहीं प्लस कितना को +16 करना पड़ना है पैरामीटर्स को एक्सेस करने के लिए, तो वो थोड़ा अनप्रैक्टिकल हो जाता है। अब मैं चाहता भी हूँ कि मेरी इस स्टेट के अंदर, जब स्टैक के अंदर ये पुरानी वैल्यूज़ पड़ी हैं, मैं तब ही अपने सारे काम कर लूँ, क्योंकि वरना तो वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगे अगर मैं इनको पॉप करने के बाद करूँगा या पहले करूँगा। तो इसके लिए ना हम पहले BP को सेव करा लेते हैं। उसके बाद हम BP को पॉइंट कराते हैं करंट स्टैक पॉइंटर की तरफ। जब खाली इतना स्टैक है तो SP यहाँ पे ही है, तो हम BP को उसकी तरफ पॉइंट करा देते हैं। तो ये यहाँ पे SP था तो हमने BP भी उधर ही पॉइंट करा दिया। फिर हम नई चीज़ अगर कोई रजिस्टर्स वगैरह सेव कर रहे हैं तो यहाँ पे आ गए, तो ये आपके स्टैक पॉइंटर पे आ गए, और इस तरह से।
वैसे एक्चुअली ये मैंने उल्टा बना दिया, ये लोकल्स भी इसके नीचे होते हैं, लोकल्स यहाँ पे होते हैं, उसके बाद ऑल रजिस्टर्स होते हैं। ये आप लोकल्स के लिए जगह बना लेते हो यहाँ पे, क्योंकि वरना अब ये होगा कि अब सिचुएशन आपकी ऐसी है कि आपने कोई भी चीज़ एक्सेस करनी है ना, नीचे जान लाइक आपने रिटर्न वैल्यू एक्सेस करनी है या पैरामीटर्स एक्सेस करने हैं, तो आपने बस बीपी के अंदर कुछ ऐड कर देना। और अगर आपने लोकल्स एक्सेस करना है तो आपने BP-2 BP-4 इस तरह से आपके सारे लोकल वेरिएबल्स पड़े होंगे, और रजिस्टर्स के साथ छेड़खानी नहीं होगी। तो ये इसका ऑर्डर होता है, ये एक प्रॉपर सब रूटीन का फुल स्ट्रक्चर होता है। लेकिन ऑब्वियसली आप सिर्फ इसमें से वही वाली चीज़ें यूज़ करोगे जो आपको फंक्शन में करने की ज़रूरत है। मतलब अगर आपको रिटर्न वैल्यू नहीं तो ऑब्वियसली आप वो नहीं डालोगे, पैरामीटर्स नहीं ले रहे तो वो भी नहीं डालोगे। खैर ये होगी सब रूटीन्स। अब आगे करेंगे तो खुद ही और पक्की होती जाएंगी। वीडियो मेमोरी की बात आ जाती है। 25x80 ग्रिड होती है, आपको पता ही है कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक सेल है रो 2 और कॉलम 3 का, तो आपको उसका फार्मूला भी पता ही है। तो कि मतलब जो रो नंबर है उसको 80 से मल्टीप्लाई कर देते हो और उसके बाद आप कॉलम को जितने कॉलम है उससे ऐड कर देते हो, तो आपको पता चल जाता है कि ये सेल कौन सी लोकेशन होगी। लेकिन एक्चुअली ये सिंगल बाइट्स नहीं होते, ये डबल डबल होते हैं, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है इसको। ये जो आपके पास आता है ना ये एक्सप्रेशन 2 × 80 + 3, आपको इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, क्योंकि हर जो सेल है आपकी इस ग्रिड का वो ख़ुद भी लाइक 2 बाइट्स के ऊपर मुश्तमिल है। तो आप बाइट्स के अंदर अगर काम कर रहे हो तो आपको लाजमी बात है फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसके अंदर मोस्ट सिग्निफिकेंट जो बिट होता है, सॉरी बाइट होता है, उसके अंदर एट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन होती है, और लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट के अंदर ASCII होती है। तो जब आप कोड लिख रहे होगे ना, तो कोड लिख रहे हो तो 0720 का मतलब है कि एट्रीब्यूट 07 है और ASCII 20 है। मतलब ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर वाइट टेक्स्ट है तो ये 07 है, और आगे 20 स्पेस की ASCII हो गई। लेकिन अगर यही चीज़ मेमोरी में पड़ी हो 0720, तो ये लिटिल एंडियन होता है, तो वो उल्टा हो जाएगा। वो आपकी ASCII को समझेगा कि 07 की ASCII लग रही है, और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑब्वियसली एंड वो क्या क्या नाम है आगे आता है मेमोरी के अंदर, लिटिल एंडियन है वही ना। ये कहाँ गया, ये आपकी मेमोरी है, ये 00 है, तो यहाँ पे जो होगा वो लीस्ट सिग्निफिकेंट होगा और यहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट होगा। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट आ जाती है और यहाँ पे आ जाती है आपकी वो ASCII। और अगर आप इसी मेमोरी को लेफ़्ट टू राइट ड्रॉ करो तो ये हो जाएगा कि आपके पास पहले ASCII आ रही है और उसके बाद जाके आपके पास एट्रीब्यूट आ रही है। जबकि प्रोग्राम के अंदर आप जब लिख रहे होते हो तो उल्टा होता है कि पहले या आप इस तरह से कर रहे होते हो ना 0720, तो ये ASCII होती है और ये होता है, बस ये फ़र्क है। मेमोरी के अंदर जाके उल्टा हो जाता है, यही मैं बस एक बार याद करा रहा हूँ फिर से। अच्छा, तो ये हो गई इसकी बात। अब ये एक एग्जांपल कोड है, काफ़ी ज़्यादा लोगों के लैब मैनुअल्स वगैरह में आया था कि स्क्रीन के ऊपर जो करंट आउटपुट है ना उसको राइट अलाइन कर दो। तो अब इसके काफ़ी तरीके हैं, तो जो मैंने तरीका लगाया था वो इस तरह से है कि आप राइट मोस्ट लोकेशन से शुरू करते हो करंट लाइन की। ये हर लाइन के लिए चलेगा जो प्रोसीजर बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप पहली लाइन के राइट मोस्ट लोकेशन पे चले जाते हो, आप एम्प्टी स्पेसेस ना राइट टू लेफ़्ट गिनना शुरू हो जाते हो। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ये काला सब एरिया है, खाली पड़ा हुआ कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ से शुरू होते हो और आप इधर को लेफ़्ट 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 जाई जाते हो और आप काउंट करते हो कितनी स्पेसेस हैं, कितने स्क्रीन यूनिट्स हैं। सही है। अब ये करने के बाद आप SI को ना लास्ट नॉन स्पेस जो लोकेशन थी, ये कोना जो है इसकी तरफ पॉइंट कराते हो और फिर आप DI को लास्ट कैरेक्टर इन द रो की तरफ ले जाते हो, यानी फिर से वही काली स्क्रीन की तरफ। और अब आप बस यहाँ से कॉपी करना शुरू करते हो, ये आपका SI है, ये आपका DI है। अब आप बस राइट टू लेफ़्ट कॉपी करना शुरू हो जाते हो सारी चीज़ें। तो DF इसके लिए 1 कर दो सेट बेशक, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने वो उसके साथ नहीं किया, स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस के साथ नहीं किया मैंने, ये तब हमें पढ़ाई नहीं हुई थी, तब इसी तरीके से पुराने वाले तरीके से किया हुआ है। खैर ये इसका जनरल तरीका है, काफ़ी सिंपल है। आप बस ये 80 - काउंट टाइम्स रिपीट करते हो प्रोसीजर, तो आपके पास आ जाता है। और आप साथ साथ फिर लाइक ये काउंट है ना, तो अगर मैं यहाँ पे मेरी सोर्स यहाँ शुरू हो रही है तो 80 - काउंट यहाँ तक ही आता है ना, ये हो रहा है बेसिकली। तो आप
और साथ साथ आप जब भी रीड करते हो ना यहाँ से, मतलब अगर मैं ये रीड किया तो इसको मैं साथ साथ ब्लैक भी करता जा रहा हूँ। तो यहाँ तक मैं जब तक पहुँचता हूँ ये काला कर दिया, और उसके बाद जो यहाँ पे उठाया था उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, अगर मेरा पॉइंटर यहाँ तक पहुँचा अभी तो। खैर, आपको इस कोड की फाइन डिटेल्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बात ये है कि आपको जनरल मेथड आ जाए ताकि आप पेपर में कुछ करीब करीब कर सको। अगर वैसे तो पेपर में एग्जैक्ट सवाल आएगा भी नहीं, जितनी क्लासेस को ये आ गया लैब मैनुअल में। खैर, अब आती है अगला टॉपिक स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस का। उसके अंदर एक वही स्टोर स्ट्रिंग और स्टोर स्ट्रिंग की दो किस्में हैं जी, वर्ड है और बाइट है। अगर आप 2 बाइट्स कॉपी करना चाह रहे हो एट वंस, आपकी जो स्ट्रिंग है या अरे है उसके वर्ड साइज्ड एलिमेंट्स हैं, तो आप स्टॉस डब्ल्यू यूज़ करोगे, वरना आप स्टॉस बी यूज़ करोगे। कई बार फ़र्क भी नहीं पड़ता आप कौन सी करो, लेकिन कभी कभी पड़ भी सकता है, तो चॉइस आपने सोच के थोड़ी करनी होती है। यही है कि इसका काम क्या है, AX के अंदर जो पड़ा हुआ है ना वो बस छाप देता है ESDI पे। तो इसके लिए आपको ज़ाहिर बात है स्टॉस डब्ल्यू कॉल करने से पहले ES को भी जहाँ पे आप डालना चाह रहे हो उधर ये वैल्यूज़ आपने खुद पहले डाल के भेजनी होती हैं ES और DI की, और ये ऑटोमेटिकली फिर आपका DI भी इंक्रीमेंट करता जाता है। मतलब अगर आप बार बार स्टॉस डब्ल्यू लिखते हो तो खुद ही DI इंक्रीमेंट करता जाएगा। ये आमतौर पर रेप के साथ यूज़ होएगा, और रेप बेसिकली एक सिंगल लाइन लूप होता है जो CX बार चलता है। तो अगर लिखा हुआ है रेप स्टॉस भी, तो इसका मतलब है कि CX एलिमेंट्स आपने CX बार आपने, अच्छा देखो ना, अगर आपके पास ये अरे है, कहाँ पे गया ये अरे आपकी पड़ी हुई है, आपका इस वक्त ESDI यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, या फर्स्ट करो यहाँ पे कर रहा है, और आपके AX के अंदर फर्स्ट करो कुछ A लिखा हुआ है, A की S की पड़ी है। अभी हम बाइट स्ट्रिंग में काम कर रहे हैं, तो पहली बार ये लिख देगा, और आपकी CX मतलब 5 है फॉर एग्जांपल। तो जब आप लिखते हो रेप, ये आपका DI था, रेप स्टॉस B, ठीक है, मतलब आप बाइट साइज बातें कर रहे हो, तो इसको AL कह लो। AX में S की A होना और AL में S की A होना लिटरली एक ही बात है, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन खैर बस समझाने के लिए A यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अगली इटरेशन में CI 5 की जगह 4 हो जाएगा, DI 2 स्पेस 1 स्पेस आगे हो जाएगा, हम बाइट में काम कर रहे हैं, और वहाँ पे भी फिर से A प्रिंट हो जाएगा, और ये 5 बार कर लेगा रिपीट, ये रेप करता है। तो अगर आप मतलब स्क्रीन क्लियर कराना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप इस लोकेशन से शुरू करो और यहाँ पे 4000th एलिमेंट तक पहुँच जाओ बेशक, और आप बस AX की वो जो चीज़ है उसको बस लाइक 0720 के बराबर कर लो अगर आप, और आप इसके अंदर वो स्टॉस W कॉल करो 2000 टाइम्स, तो ये पूरी स्क्रीन को क्लियर कर देगा। तो ये क्लियर स्क्रीन का कोड भी आप इस तरह से 3 लाइनों में लिख सकते हो। अब कुछ और चीज़ें हैं, मतलब अगर लोडिंग, चलो ये वाली बाद में बात कर लेंगे, पहले असल चीज़ें देख लेता। अच्छा, इसी तरह से लोड स्ट्रिंग होता है, उसके अंदर आप रीड कर रहे होते हो राइट करने की जगह। स्टॉस के अंदर यही होता है ना कि AX में जो पड़ा है वो ESDI में लिख देता है। इसके अंदर ये होता है कि जो DSSI में लिखा है वो रीड कर लेता है। अब इसके अंदर रजिस्टर्स भी डिफरेंट है। अच्छा, एक चीज़ मुझे थोड़ा तंग कर रही है, ये हाँ अब सही है। अच्छा खैर, तो लोड स्ट्रिंग ये करती है कि DSSI जो मेमोरी लोकेशन है उसके कंटेंट्स रीड करके AX में डाल देती है। अगर आपने W लिखा है तो AX में डाल देगी, अगर B लिखा है तो AL में डाल देगी। उसके बाद इसी तरह स्कैन स्ट्रिंग है, वो बेसिकली कंपेयर करता है AX के साथ, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली फ्लैग्स को सेट कर लेता है। उसके बाद है मूव स्ट्रिंग, और वो DSSI से रीड करता है और ESDI में डाल देता है, और ये सारे जो हैं ये SI और DI को इंक्रीमेंट कर देते हैं, इनके अंदर इनबिल्ट फीचर है। अगर B वाला है तो सिंगल करेंगे, W वाला है तो डबल करेंगे। और उसके बाद रह जाता है कंपेयर स्ट्रिंग, उसके अंदर आप 2 स्ट्रिंग्स देते हो उसको, मतलब DSSI और ESDI, ये उन वैल्यूज़ को देखता है और बस उनके लिए CMP कॉल कर देता है, जो नॉर्मल CMP होता है ना, उनके करंट एलिमेंट्स जिसकी तरफ पॉइंट हो रहे हैं बस उनके लिए कॉल कर देता है। तो ये फ्लैग्स अपडेट वगैरह कराने के लिए होता है। तो अगर आप मतलब कंपेयर कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो आप चाह रहे हो कि मैं इटरेट करना है इनके अंदर जब तक ये बराबर हैं, तो आप लिख सकते हो rep e कंपेयर स्ट्रिंग,
ठीक है, तो रेप वाइल इक्वल, तो रेप ए और रेप एन ई भी कुछ चीज़ें होती हैं। खैर, ये एल ई एस एल डी एस क्या है? एल ई एस है लोड इनटू एक्स्ट्रा सेगमेंट और एल डी एस है लोड इनटू डेटा सेगमेंट। तो एल ई एस डी आई का मतलब है कि एल ई एस डी आई बी प्लस फोर जब हम लिखते हैं इस तरह से, तो वो डी आई के अंदर बी प्लस फोर डाल देता है और ई एस के अंदर बी प्लस सिक्स डाल देता है। इसकी वजह यह है कि आमतौर पे मेमोरी के अंदर लिटिल एंडियन में ना यही होता है, तो पहले वही वाली बात ना कि लीस्ट सिग्निफिकेंट नीचे आएगा। तो अगर आपका कोई एड्रेस आता है ई एस डी आई यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको रीड करना, तो मेमोरी के अंदर पहले मेरे पास, अगर मैं लेफ़्ट टू राइट चल रहा हूँ, पहले डी आई आएगा फिर ई एस आएगा। तो इसलिए जो वैल्यू दी है, जो एड्रेस दी है, वो डी आई के अंदर चला जाता है और उससे +2 करके जो अगली चीज़ है ना वो ई एस में चली जाती है। एल डी एस एग्जैक्टली यही चीज़ है, उसके अंदर रजिस्टर सा चेंज है कि उसके अंदर आप एल डी एस स्पेस एस आई लिख लेते हो और उसके बाद वो एस आई के अंदर लोड कर देता है और फिर एल डी एस के वो डेटा सेगमेंट के अंदर लोड कर देता है। अच्छा जी, ये बातें हो गई। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे है कि काफ़ी बार आप कंपेयर स्ट्रिंग करना, आप चाह रहे होते हो स्कैन स्ट्रिंग करना और आप लिख कंपेयर स्ट्रिंग देते हो, तो ये गौर करने वाली बात है कि कंपेयर स्ट्रिंग दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करता है और स्कैन स्ट्रिंग ए एक्स के साथ कंपेयर करता है, ठीक है। तो अब इसकी थोड़ी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कहाँ यूज़ होएगा। तो एक हमें मैम ने थोड़ा सा क्रिएटिव इसका तरीका दिखाया था कि आप इस एक तो कुछ तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल्स है ना, मतलब अगर मैंने क्लियर स्क्रीन वगैरह बता दी है, लोड स्ट्रिंग आप रीड करके कुछ कर रहे हो या एक जगह से रीड करके राइट कर रहे हो तो मूव स्ट्रिंग लग जाएगा, तो वो तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड उसकी एग्जांपल्स बनती हैं। ये उसका एक थोड़ा डिफरेंट यूज़ केस है। ये बेसिकली आप एक स्ट्रिंग को ट्रिवर्स कर रहे हो यूजिंग स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस और आप उससे बता रहे हो कि इसकी लेंथ कितनी होगी। तो यहाँ पे लाइन नंबर 3 में कोई स्ट्रिंग का मैंने लेबल लगा दिया हुआ, वहाँ पे स्ट्रिंग डिफाइंड है, 0 से टर्मिनेट होती है। अब सबसे पहले मैं स्टार्ट में आता हूँ और मैं ई एस डी आई को ना स्ट्रिंग की स्टार्टिंग लोकेशन पे सेट कर रहा हूँ। वो मैं कैसे कर रहा हूँ, वो मैं स्टैक के अंदर पुश पॉप करके, मतलब जो डेटा सेगमेंट है उसको उसके बराबर करना है ना मैंने ई एस को, तो मैं डेटा सेगमेंट स्टैक में डालता हूँ, उसके बाद स्टैक से रीड करके पॉप करवा के ई एस में डाल देता हूँ। अब ई एस भी डेटा सेगमेंट जो 19F5 होता है बाय डिफ़ॉल्ट, जो आप खोलते हो AFD, उधर चला गया, ठीक है, जिसके अंदर ये आपकी स्ट्रिंग पड़ी हुई है, ये अब उधर ही आ रहा है, उस ही सेगमेंट के अंदर है। अब डी आई जो है आपकी ये डेस्टिनेशन इंडेक्स आपका बन जाएगा स्ट्रिंग की पहली लोकेशन हो जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्वियसली। तो और मैं ए एक्स के अंदर नल डाल देता हूँ 0। अब हमें पता है कि ये 0 से टर्मिनेट होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 डाला। अगर किसी और चीज़ से होती मैं वो चीज़ डाल देता। मतलब आप कभी कभी देखोगे डॉलर से टर्मिनेट हो रही है, तो तब मैं डॉलर की एस की डाल देता फॉर एग्जांपल। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ये देखने वाली है, मूव सी एक्स हेक्स इंट मैक्स, ये जो एफ है, मतलब मैक्सिमम जो आप नंबर डाल सकते हो, इसको आप ये भी पढ़ सकते हो कि -1 है, और माइनस आप साइन वाले तरीके से अगर आपको देख के समझ आ रही तो वो भी सही है, लेकिन बाइनरी वाले तरीके से देखे जा रही तो भी, ये बेसिकली -1 से आप शुरू करते हो और आप इसके अंदर -2 ले जाते हो, फिर -3 ले जाते हो, फिर -4 ले जाते हो, एंड सो ऑन, ठीक है। और ये टूटेगा कब, जब ये लिटरली वापस पीछे से आ जाएगा, जब अंडरफ्लो हो जाएगी और वापस ऊपर आ जाएगा। खैर, अच्छा एक सेकंड, तो एक सेकंड ज़्यादा आगे चले गए, पहले अब बस ये दिमाग में रखो कि सी एक्स के अंदर ना -1 पड़ा है, या फिर आप कह लो हेक्स एफ पड़ा है, इंट मैक्सिमम जो इंटीजर है वो पड़ा। अब इस वक्त हम स्कैस बी कॉल करने वाले हैं, तो हमारे पास पड़ा क्या, हमें पता है कि स्कैस जो है ना वो ई एस डी आई को स्कैन करता है। वो क्या करता है, ई एस डी आई को ए एक्स के साथ कंपेयर करता है, ये है बस, ये है इसका काम। और साथ वो डी आई को +2 कर रहा है इस केस में, नहीं स्कैस बी है तो ए एक्स की जगह ए एल हो जाएगा और डी आई +2 की जगह +1 हो जाएगा। खैर, ये काम कर रहा है स्कैस बी, सही है। इसका कोड यहाँ पे लिखा हुआ है हमारी मैम की स्लाइड्स में सारों का, स्कैन स्ट्रिंग, तो कंपेयर ई एस डी आई ए एल,
फ्लैग्स को अपडेट कर देते उसके लिहाज से, और ऐड डी आई वांट। सही है। अब जब ये यहाँ पे आया रेप नी स्कैस भी, ये क्या है? तो सबसे पहले वो हमारी स्ट्रिंग के पहले एलिमेंट को देखेगा। यहाँ पे है ना स्ट्रिंग, ये मेरी स्ट्रिंग है। इस वक्त ESDI इधर पॉइंट कर रहा है टी की तरफ। अब सबसे पहले वो कंपेयर करेगा कि AX के अंदर जो चीज़ पड़ी है उसके बराबर है या नहीं। AX के अंदर नल पड़ा हुआ है, तो इस तरह से चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा जब तक इधर नहीं आ जाता। अब कितनी सब्ट्रैक्शंस होंगे इसके अंदर, इस प्रोसेस के अंदर? CX कितनी बार सब्ट्रैक्ट होएगा जब तक ये 0 तक नहीं आ जाता? अच्छा, सबसे पहली बात, इसको FFF करने की वजह यह है कि ये 0 ना होए। मतलब अगर रैप के अंदर कोई चीज़, या रैप नी या रैप ई के अंदर कभी भी CX 0 हो जाए तो सारी टूट जाता है ना। तो हम चाह रहे हैं कि वो 0 ना, इसलिए हम इंट मैक्स कर लेते हैं ये, या -1 कर लेते हैं। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि कितनी सब्ट्रैक्शंस हुई हैं, और उसके लिहाज से फिर हम बताते हैं कि टोटल साइज़ कितना था। ये लॉजिक लगा रहे हैं। अब इसको करने के काफ़ी तरीके हैं। एक जो तरीका मुझे समझ आता है वो शायद आपको ना आए, खैर आप खुद ही इसको अपने टाइम में देख लेना। खैर ये है कि जब आप ये कर लेते हो, फ़र्ज़ करो आपकी स्ट्रिंग थी 4 लेटर्स की, यहाँ पे है HELP फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत फिटिंग था, और साथ एंड पे यहाँ पे एक 0 टर्मिनेशन है। तो सबसे पहले इधर आता है, यहाँ पे FFF की जगह यहाँ पे हो जाएगा FFE। उसके बाद जब इधर आएगा फिर से ये अब बन जाएगा D, L के ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा C, P पे आएगा तो ये बन जाएगा B, और जब नल के ऊपर आएगा ना तो ये A बन जाएगा। अब आप इसको अगर FFFF से माइनस करो, ठीक है, मैं अगर कैलकुलेटर निकालूँ यहाँ पर, प्रोग्राम FFF कहाँ पे गया, हेक्स में आना पड़ेगा, FFF माइनस FFFA, तो ये 5 आ रहा है। 5 आ रहा है, इसका क्या मतलब है? ये बेसिकली ना नल को भी गिन रहा है, ये जो आखिरी वाला है, तो ये हमेशा ऑफ बाय 1 होता है। तो इसलिए आप इसको या या पहले लाइक मैन्युअली -1 कर दो, या इस तरह से कर लो, आपकी मर्ज़ी है। खैर, इसका एक तरीका ये है कि आप FFF से माइनस करने की जगह FFFE से माइनस कर लो। ये नॉट वगैरह में बेशक ना पड़ो, वो बाइनरी वगैरह वाली शर्ट में ये हो रहा है यहाँ पर। तो हमने क्या किया? अच्छा, ये क्यों किया हमने? ऐसे नॉर्मल क्यों नहीं कर लिया? कुछ सवालों के अंदर, पास्ट पेपर्स वगैरह के अंदर रिस्ट्रिक्शन मिलेगी आपको कि आपने स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस ही यूज़ करके ये काम करना है। तो उन केसेस के अंदर आपको ये काम करने पड़ते हैं। अब एक सवाल कर लेते हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो हमें लैब मैनुअल के बॉटम में जो उन्होंने दी होती हैं, जो कोई नहीं पढ़ता। ये लिखा हुआ ट्रिम स्टार्ट, आपको एक स्ट्रिंग दी जाएगी एज अ पैरामीटर। यहाँ पे तो मैंने अपने कोड के अंदर ग्लोबल की तरह ट्रीट किया है, लेकिन अगर फंक्शन में लिखना हो तो वो भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फंक्शन में लिखो, मकसद मेरा स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन दिखाने, सब रूटीन्स के साथ नहीं मिलाना। तो मेरा दिल नहीं किया उसको बनाने का, तो इसलिए मैंने नहीं किया। खैर, एक ही चीज़ है, वो बहुत ईजिली रीफैक्टर हो जाएगा। सबसे पहले हमें दिया क्या हुआ है? हमें एक स्ट्रिंग दी हुई है जिसके शुरू में बहुत ज़्यादा स्पेसेस हैं बिना वजह के, और आगे कोई जाके यूज़फुल डेटा पड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि पहली वाली जो सारी स्पेसेस हैं ना, वो सारी बस ख़त्म हो जाए। तो काफ़ी सिंपल काम है। अब उसको करने के लिए हम किस तरह क्या अप्रोच लगा रहे हैं? इसको स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस के साथ करना थोड़ा सा, लाइक पॉज करके अगर आपने खुद ही अपनी लॉजिक डेवलप करनी है, सोचते हैं किस तरह से सॉल्व करनी, तो कर सकते हो। मैं अपना बताता हूँ कि मेरी क्या अप्रोच थी। मेरी अप्रोच ये थी कि मैं सबसे पहले ना ये सारे स्पेसेस गिन रहा हूँ। गिनने से भी ज़्यादा, खैर पहले ये थी, बाद में जाकर मैंने दिमाग चेंज कर लिया। मैंने कहा चलो मैं ना SI को इसकी तरफ पॉइंट करा देता हूँ, H की तरफ। सही है, तो फर्स्ट नॉन स्पेस कैरेक्टर की तरफ, और मैं यहाँ पे DI ले आता हूँ, और मैं यहाँ से रीड करता जाऊँगा नल तक, और यहाँ पे कॉपी होता जाएगा साथ साथ। लेकिन उसके लिए मुझे काउंटिंग करनी पड़नी थी एंड ऑफ स्ट्रिंग तक। उसकी वजह यह है कि मुझे पता नहीं है कि 0 आ कब रहा है। खैर, कोड के अंदर लिखते हुए ये मसले समझ आते हैं, इस तरह से नहीं आता है। इस वक्त इस तरह से मैं मोटी मोटी बातें ही कर सकता हूँ, डिटेल्स में पढ़ूंगा तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। तो कोड की तरफ ही आ जाता है। सबसे पहले वही वाली बात, मैंने ESDI को मैंने स्ट्रिंग की तरफ पॉइंट करा दिया, क्योंकि मैं स्कैस भी यूज़ करने वाला हूँ काउंटिंग के लिए, स्पेस काउंटिंग के लिए। और जिस तरह से पहले मैं स्ट्रिंग लेंथ कैलकुलेट कर रहा था ना, मैं वही लॉजिक लगाई है। बस
वो लाइक लेंथ, एक सेकेंड, पहले हम ये लगाया हुआ था ना कि रेप नॉट इक्वल टू नल, हमने उसकी जगह लगा दी वाइल रेप इज़ इक्वल टू स्पेस, तो ये इफेक्टिवली स्पेस कैरेक्टर्स गिन देगा, सही है। और वो जो ऑफ बाय वन वगैरह वाला होता है वो मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। यहाँ पे मैंने इंक्रीज इसलिए किया क्योंकि अभी वो नेगेटिव नंबर वाली फॉर्म में पड़ा हुआ है। अच्छा, अब मैंने ये क्या किया, मैंने पुश कर दिया डी को। मैंने जो एड्रेस ऑफ फर्स्ट नॉन स्पेस कैरेक्टर है मैं उसको ना स्टैक में पुश कर दिया। अच्छा, वैसे मुझे करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं एस आई में डायरेक्टली भी डाल सकता था, लेकिन इसका मकसद ये था कि आपको ये भी तरीके आते हों कि कभी कभी आपके अगर रजिस्टर्स बकाया सारे बाउंड हैं, वो कोई और वैल्यू होल्ड कर रहे हैं, तो आप स्टैक इस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो अभी बाद में जाके जब मुझे चाहिए होगी ये वैल्यू मैं तब पॉप कर लूँगा, तो ये भी आप कर सकते हो। या आप पॉप किए बिना भी रीड कर सकते हो, उधर ही बनाए रखो, लोकल वेरिएबल की तरह बना लो। खैर, ये काफ़ी डाइवर्स होता है और आपकी इसकी एप्लीकेशन काफ़ी डाइवर्स होती है, आपकी मर्ज़ी आपने कहाँ यूज़ करना। अच्छा, अब इतना तो हो गया, समझ आ गई कि मेरे पास इस वक्त स्टैक के अंदर पड़ी हुई है एड्रेस ऑफ फर्स्ट नॉन स्पेस कैरेक्टर, और सी एक्स के अंदर नंबर ऑफ स्पेसेस बस वो नेगेटिव वाली नोटेशन में पड़ा हुआ है। अभी मैंने उसको प्रोसेस नहीं किया, वैसे ही पड़ा हुआ है। अब मैं करता ये हूँ कि मैं ए एक्स के अंदर ना स्पेस की जगह ज़ीरो डाल देता हूँ, और मैं अब वो स्ट्रिंग लेंथ वाला करता हूँ। अब ये जो लूप है ना, ये एंड तक चलेगा स्ट्रिंग का, ठीक है। ये स्ट्रिंग की लेंथ फिर मुझे इसके अंदर नॉट सी एक्स करके मिल जाएगी। ये अभी ऑफ बाय वन होगा, इसके अंदर मैंने वो वाला नहीं किया कि नल को इग्नोर करूं, लेकिन उसकी वजह ये है कि मैं चाहता हूँ कि जब मैं ये वाला यहाँ से लाइक ये मैं यहाँ पे है ना एच, मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं ई यहाँ पे है कॉपी करता हूँ एच के आगे लिख देता हूँ। इस तरह से ये मेरा लूप चल रहा है ना, मैं चाहता हूँ कि इसी तरह मेरा नल भी वहीं पे आगे कॉपी हो जाए, तो इसलिए मैंने वो ऑफ बाय वन वाला रीएडजस्ट नहीं किया यहाँ पे, तो मैंने वो उसकी प्रॉपर्टी को अपने लिए इस्तेमाल कर लिया। खैर, ये बेसिक इसका आइडिया था। लाइक आप कमेंटेड कोड है, अगर आपने कोड में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो आप देख सकते हो, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं है। फ़ायदा इन ब्रॉड बातों में ही है जो आप जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो कि यार ऐसे भी हो जाता। खैर, आगे बस यही है कि वो मैंने स्ट्रिंग लेंथ इसलिए कैलकुलेट की थी ताकि मैं आगे जाके उसके साथ अच्छा एक सेकेंड ना, देखो ये मूव स्ट्रिंग बाइट, ये वैसे बनता ये था कि मैं सी एक्स को माइनस करूँ वगैरह, कुछ डिटेल्स में इस कोड के अंदर लैकिंग हैं, कुछ चीज़ें हैं जो बिना वजह की एक्स्ट्रा इनएफिशिएंसीज हैं, लेकिन मैं वो उसके अंदर पढ़ना नहीं चाह रहा। खैर आगे चलते हैं। काफ़ी सिंपल सी बात है, मेन जो बात यहाँ पे मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ ये है कि आप ये वाला हिस्सा, ये कि नॉन स्पेस, और ये कि मैंने स्कैस बी को किस तरह से इस्तेमाल किया और मैंने पुश पॉप किया जब मुझे चाहिए था, ये बस यहाँ पे देखने वाली चीज़ थी। अच्छा, अब एक्सेप्शंस और इंटरप्ट्स पे आ जाते हैं। तो एक चीज़ होती है इंटरप्ट वेक्टर टेबल। अब आपके राइट साइड पे ना रैम का जो पहला सेगमेंट होता है 0000 वाला, वो बना हुआ है। अच्छा, जो आपके 8088 की जो रैम होती थी ना, उसके अंदर सबसे पहला जो सेगमेंट होता था, सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल चल रहा है ऑब्वियसली, तो 0000 वाला सेगमेंट, उसकी जो पहली ये जो है ना यहाँ पे कोई CSIP पड़ी हुई है। ये एक्चुअली तो बस नंबर्स ही होंगे, हमें क्या पता क्या पड़ा हुआ है, लेकिन ये रिप्रेजेंट ये कर रही है, किसी कोई एड्रेस पड़े हुए हैं यहाँ पे। इसी तरह से आप ऊपर वाले 2 बाइट्स देखो, तो यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं एक्चुअली, ये बाइट्स नहीं है, ये वर्ड्स हैं। IP भी 2 बाइट्स पे आ रहा होगा, CS भी 2 बाइट्स पे आ रहा होगा। खैर, तो ये 2 वर्ड्स, ये भी कोई एड्रेसेस हैं, ये भी 2 एड्रेसेस हैं, तो इस तरह से ज़्यादा से एड्रेसेस पड़े हुए हैं बस। अब ये क्या है? खैर, सबसे पहली बात यहाँ पे कि इंटरप्ट्स क्या होते हैं, एक्सेप्शंस क्या होती हैं। बेसिकली जब भी कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो अनएक्सपेक्टेड होती है या जिसको हैंडल करने के लिए आपको इमीडिएट एक्शन चाहिए, चीज़ें आप इंटरप्ट करके आप कंट्रोल किसी और चीज़ को देना चाह रहे हो जो मतलब उस चीज़ को हैंडल करती हो, या उसको ISR कहते हैं, इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स, ठीक है। मतलब उस रूटीन पे आ जाओ कि अच्छा अगर ये काम हो गया साथ पहले वो वाली चीज़ ठीक कर लो, तो ये जो सर्विसेज होती हैं उनके एड्रेसेस पड़े हुए हैं। तो होता ही है कि अगर कोई
कॉल मतलब फॉर एग्जांपल नाइन्थ सर्विस होती है वैसे कीबोर्ड इंटरप्ट्स की। मैं यहाँ पे कोई बटन दबाता हूँ अपने कीबोर्ड के ऊपर, ये मैंने बटन दबा दिया, तो इसके लिए जो बैकएंड पे हुआ है ना वो ये हुआ है कि ये इसका जो टेबल था लुकअप टेबल वो उसके नाइन्थ पे जाता है, ये 0 1 2 3 लिखा हुआ है ना, नाइन्थ वाले पे जाता है और उसकी सी एस और आई पी कॉपी करके लिख लेता है। सी एस और आई पी उसने कॉपी कर ली और अब वो क्या नाम है, चलो मैं इतना आगे नहीं चाहता, खैर ये बेसिकली आगे कोई कोड है जिसका एड्रेस पड़ा हुआ है। अब इसके अंदर कोई छोटी मोटे ऑब्जेक्टिव की बातें हैं जो मैंने देखा, तो कोई लाइक एक्चुअली एमसीक्यूज़ वगैरह भी आए हुए थे पास पेपर्स के अंदर, तो मैं उसके लिहाज से पहले ही बता देता हूँ। ये है कि 0 से 255 की रेंज तक होते हैं ये, मतलब ये 0 ये 1 ये 2, मतलब 256 टोटल इंटरप्ट होते हैं पॉसिबल, सही है। और चूँकि हर इंटरप्ट को के कॉरस्पॉन्डिंग मेमोरी लोकेशंस जो हैं वो 4 बाइट्स में आ रही हैं यहाँ पे, ये 00 से लेके 003 तक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं क्योंकि 2 वर्ड्स पड़े हुए हैं, तो इसीलिए हम 256 इंटू 4 बाइट्स करते हैं जो हमें 1024 बाइट्स देता है, और उससे पता चलता है कि 1 किलो बाइट के अंदर या 1 KB बाइट अगर आप रिटार्डेड हो तो इतनी जगह ले रहे हैं ये टोटल IBT आपका। इंटरप्ट वेक्टर टेबल का साइज़ अगर पूछा जाए आपसे तो ये इसका आंसर है। खैर ये बातें लाइक जनरल बातें हो गई, अब एक्चुअल आते हैं कि इंटरप्ट हैंडल कैसे होते हैं, क्या होते हैं वगैरह। तो सबसे पहले एक चीज़ होती है प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर। इसका काम होता है सारी इंटरप्ट वगैरह की प्रायोरिटी सेट करना। अब मतलब अगर मैं कोई कीबोर्ड इनपुट दे रहा हूँ, ये इसकी प्रायोरिटी प्रोबेबली लाइक ऑडियो से ज़्यादा होनी चाहिए, है ना, ऑडियो आउटपुट वगैरह से। तो वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कि ये है कि मेरी मॉनिटर पे चीज़ें आ रही हैं और मेरा कीबोर्ड के ऊपर चल रहा हो, तो ये चीज़ें ज़्यादा प्रायोरिटी पे है ना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हैंडल PIC करता है, ये आपके काम नहीं है, ठीक है। और ये सारे कंट्रोल करते हैं कि कब इंटरप्ट्स आने देने हैं, बफर में पड़े हुए हैं अभी या नहीं वगैरह, इस तरह से वो उसने स्ट्रीमलाइन करके किया हुआ है। तो आपको इसके बारे में नहीं सोचने की ज़रूरत। आपको जिसके बारे में सोचने की ज़रूरत है कि ये है कि सबसे यहाँ पे पहले अगर कोई इंटरप्ट 2 पास होता है, किसी भी तरह से एक्सेप्शन नंबर 2 थ्रो हो गई है, तो होगा ये कि कंप्यूटर आएगा स्टैक के अंदर सबसे पहले अपनी करंट CS और करंट IP एज वेल एज फ्लैग्स की वैल्यूज़ ये स्टैक में पुश कर देगा, ठीक है। CS IP और फ्लैग्स पुश कर देगा अपने स्टैक के अंदर, और फिर यहाँ से ना अगर इंटरप्ट 2 था तो ये CS IP कॉपी कर लेता है। तो अब होगा ये कि मतलब जिस कोड की तरफ ये इशारा कर रहा है, जिस कोड सेगमेंट के अंदर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के अंदर ये सारा कुछ है इशारा कर रहा था ये, अब अगली लाइन उधर से चलेगी प्रोग्राम के, ठीक है। तो अब इसके अंदर जिस तरह से भी इंटरप्ट 2 को हैंडल करने का कोड बाय डिफ़ॉल्ट पड़ा होता है ये वो चलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल दी हुई कि अगर इंटरप्ट 2 1 पास हुआ है तो अब 2 1 वाली जो सर्विस है उसकी CS IP कॉपी हो जाएगी, और इसका अगर फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो वो 21, या अगर हम हेक्स में ही हैं तो चलो मैं इंटीजर्स में आ जाता हूँ आसानी के लिए। अगर 9 है आपके पास तो वो 9 × 4 जो हो गए इसके ऊपर होगा, क्योंकि 4 बाइट्स का हर आ रहा वो एड्रेस। अच्छा जी, अब ISR का काम होता है कि उसने एक्सेप्शन भी हैंडल करनी है और उसने PIC को बता भी देना है कि मैंने एक्सेप्शन हैंडल कर ली है, EOI एंड ऑफ इंटरप्ट, ठीक है। उसके अलावा एंड पे फिर जो आपका ISR है वो IRET कॉल करता है। अब IRET क्या करता है, मैंने बताया था ना कि सबसे पहले कि अगर कोई चीज़ थ्रो हो गई है तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर फ्लैग्स पड़े हैं आपके, सबसे पहले वो आपके फ्लैग्स वगैरह डाल देता है, उसके बाद आपकी CS IP वगैरह डाल देता है स्टैक के अंदर, और उसके बाद जाके वो कॉपी करता है CS IP। तो IRET बस ये करता है कि अगर आपका स्टैक पॉइंट इधर है ना तो उसको इधर ले आता है और ये वाली सारी चीज़ें अपने अंदर डाल लेता है जैसे चाहिए उसको, ठीक है। अब ये IRET हो गया। तो ये रेट से कैसे डिफरेंट है, यही है कि बस ये फ्लैग्स वगैरह भी और CS IP वगैरह ये उसके लिए कंट्रोल कर रहा है, सही है। अब जब भी आपने अपने ओन ISR लिखने होंगे तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। ISRs होते फंक्शंस ही हैं, ठीक है, बस उसके अंदर यही दो डिफरेंस है कि वो PIC को एक बार बता देते हैं कि भाई एंड ऑफ इंटरप्ट हो गया, अब अगर आपने कोई और सिग्नल भेजना है तो आप भेज सकते हो।
और कि वो आई रेट के ऊपर ख़त्म होते हैं रेट की जगह। बस ये एक फ़र्क है ISR का और फंक्शन का, ठीक है। अब इसके अंदर एक और बात आ जाती है, इंटरप्ट फ्लैग भी कोई चीज़ होती है। इंटरप्ट फ्लैग अगर ज़ीरो हुआ होगा ना, तो उस वक्त आप कोई भी इंटरप्ट एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, ठीक है। मतलब अगर मैं कीबोर्ड दबाता भी रह जाऊँ, आपने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देना। ये होता है इंटरप्ट फ्लैग का ज़ीरो होना। और इंटरप्ट फ्लैग जब 1 होता है ना, इसका मतलब है कि अब आप इनपुट्स ले रहे हो, वरना लाइक शायद वो बफर में डाल देता है वगैरह, ये डिटेल्स मुझे नहीं पता, लेकिन बस ये पता है कि ऐसे होता है। खैर, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये CLI और STI जो है, क्लियर आई और सेट आई, मतलब सेट आई टू ज़ीरो और सेट आई टू 1। क्लियर का मतलब होता है ज़ीरो पे रख लो, और सेट का मतलब है 1 कर दो। तो आई वाली जो बिट है आपके फ्लैग्स के अंदर, जो IF के लिए है, ये उसको ऑन ऑफ करने की बात हो रही है। अब इसकी भी सिग्निफिकेंस आपको पहले पता चल जाएगी। पहले मैं हुकिंग बताता हूँ होती क्या है। आप जब भी आपने अपने ओन ISR लिखने ना, आप इंटरप्ट वेक्टर टेबल पे जाते हो। फर्स्ट करो आप ये इंटरप्ट 1 के ऊपर चाहते हो कि जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है ना, उसकी जगह आपकी मर्ज़ी का बिहेवियर आए। तो आप ये करते हो कि आप CSIP जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना 1 के साथ, आप उसको ओवरराइड करके अपनी मर्ज़ी का जो आपने ISR बनाया है उसका CS और IP डाल देते हो, ठीक है। तो ये होती है हुकिंग। लेकिन अब जब आप हुकिंग कर रहे होते हैं ना, दो चीज़ें आपने गौर करनी होती हैं। एक सबसे पहली बात कि जब आप हुक कर रहे हो तो ये हमेशा दो इंस्ट्रक्शंस रन हो रही होंगी कम से कम, ठीक है। एक ही ये देखो ना, आपका इंटरप्ट वेक्टर टेबल है। फर्स्ट करो आप इंटरप्ट 0 को छेड़ रहे हो, यहाँ पे इंटरप्ट 0 है, ये इसका IP पड़ा हुआ है और ये इसका CS पड़ा हुआ है। आप सबसे पहले CS इसका चेंज कर देते हो और अपना CS डाल देते हो। अब फ़र्ज़ करो कि आपके IP डालने से पहले पहले ही कोई इंटरप्ट पास हो जाता है, तो अब होगा ये कि जो उनका पुराना CS प्राइम था और IP प्राइम था, उसकी जगह यहाँ पे CS पड़ा है। अब ये आपके कोड सेगमेंट के अंदर पुराने वाले IP के लिहाज से कोड ढूंढ रहा होगा और उधर चला जाएगा। तो ये एज केस है बहुत रेयर कि यार अगर ये दो छोटे से मिली सेकंड्स में होने वाले एक्शंस के दरमियान में ये हो जाए तो क्या होगा। तो ये उसके लिए ना आप CLI कर लेते हो हुकिंग से पहले, कि इस वक्त मैं कोई इंटरप्ट एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, और उसके बाद आप हुकिंग करने के बाद STI कर देते हो कि चलो अब मैं इंटरप्ट एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ताकि ये छोटा सा एज केस ना हो। उसके अलावा आपने एक और चीज़ देखनी होती है कि आपने जो जो ओल्ड एड्रेसेस हैं आपके इंटरप्ट वेक्टर टेबल के अंदर, आपने उनको कहीं सेव भी कर लेना है। उसकी वजह यह है कि फ़र्ज़ करो आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, तो अब इसके अंदर अभी भी इंटरप्ट वेक्टर टेबल के अंदर CSIP पड़े हैं। अब आपका शायद कोड ओवरराइट हो गया हो, उधर मेमोरी के अंदर उसकी जगह कुछ और आ गया हो, तो उस केस के अंदर आपको आपका काम बनता है कि जिस स्टेट में आपने मशीन ली थी आप वापस भी करके जाओ। तो आपने एंड पे अपने प्रोग्राम के एंड पे बेशक डाल के लाइक वापस पुरानी ओल्ड ISR वगैरह जो वैल्यूज़ थी वो वापस आप प्लेस कर देते हो अपनी छोड़ के, कि अब मैंने अपना काम कर लिया, अब आप अनहुक कर लेता। या फिर अगर आप TSR बना रहे हो तो वो अलग कहानी है, लेकिन TSR हमारे सिलेबस में नहीं है। अच्छा जी, अब पोर्ट्स हैं। अच्छा हाँ, अब ये मैं बार बार जो बात कर रहा था कि AOI to PIC ये क्या है, ये क्या होता है, तो उसके लिए आपको पहले चीज़ समझनी पड़ेगी पोर्ट्स के बारे में। अब आप कंप्यूटर के ऊपर जो भी सारा कुछ हो रहा होता है उसकी हर कोई चीज़ आपस में जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, डिफरेंट इसके पार्ट्स जो हैं वो पोर्ट्स वगैरह के थ्रू कर रहे हैं। तो पोर्ट 6.0 के ऊपर फॉर एग्जांपल कीबोर्ड होता है, ये वैसे इंक्लूडेड नहीं है, हमने इसके अंदर थोड़ा सा काम किया था, लेकिन मेरा ख्याल है कि सारी क्लासेस को नहीं कराया, इसलिए ये वाला हिस्सा नहीं आएगा। कीबोर्ड इंटरप्ट्स वगैरह नहीं आएंगे, हार्डवेयर इंटरप्ट्स नहीं आ रहे। मेरा ख्याल है बस हल्का फुल्का आ रहा है कि हुक अपना कैसे करते हो, इंटरप्ट वेक्टर टेबल क्या होता है, लाइक उसकी बस ये थ्योरी आ रही है मेरा ख्याल है। अच्छा, और इसी तरह पोर्ट 2.0 जो होता है हेक्स 2.0 वाला वो होता है प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर के लिए। तो आपने जब भी प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर से बात करनी है, मतलब अगर मैं उसको एंड ऑफ इंटरप्ट का सिग्नल भेजना है, तो आप पोर्ट 0x20 पे भेजोगे। तो ये एग्जांपल है कि अगर मैं उसके ऊपर कुछ भेजना चाह रहा हूँ, ये मैं पोर्ट 0x20 की तरफ आउट, मतलब मैं आउटपुट भेज रहा हूँ, तो AL भेज दो। ये जो लाइन है ना, ये आपकी प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर को AL की वैल्यू भेज देगा। और ये जो ऊपर है ये रीड कर रहा है कि कीबोर्ड ने क्या भेजा है मुझे, ठीक है।
तो ये इन और आउट है, लेकिन आपने वैसे अगर कुछ करना होगा मिड के अंदर यूज़ तो वो आउट ही होएगा, और उसकी वजह ये होगी कि आपने एंड ऑफ इंटरप्ट भेजने के लिए वो यूज़ करना होगा। अब वही वाली बात कि पोर्ट ऑफ PIC हमें पता है हेक्स 20 है, बाय चांस ये एक एविंग कोइंसिडेंस है कि सिग्नल जो है ना EOI का वो भी उन्होंने ना 20 ही रखा हुआ है, तो ये दोनों एक ही नंबर है, तो आसान है याद रखना, आपको 2 नंबर नहीं याद रखने पड़ रहे। और वैसे ये बिलाल हाशमी के नोट्स पे लिखे हुए हैं आई थिंक, तो है भी ओपन बुक एग्ज़ाम, तो आपको इतना मसला नहीं होना चाहिए। खैर, सिग्नल जो होता है ना EOI का वो हेक्स 20 होता है, तो मतलब जो मैं इतनी देर की बात करी जा रहा हूँ EOI टू PIC, उसका एक्चुअल मतलब ये 2 लाइनें हैं खाली, कि आप AL के अंदर डालते हो 20 जो कि सिग्नल है EOI का जो आपका पैकेज है, और आप इसको भेज देते हो पोर्ट 020 की तरफ। तो ये जो है ना आपने इस तरह से अपने प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर को बता दिया है कि अब मैंने इंटरप्ट हैंडल कर लिया है ये। अब हो सकता है ना कि मतलब कीबोर्ड का इंटरप्ट हाई प्रायोरिटी पे है और वो क्या इंतज़ार कर रहा है कि यार ये बंदा अब ये इंटरप्ट हैंडल कर भी ले, मुझे बता भी दे, तो मैं किसी और को आगे कंट्रोल दूँ। तो आप चाहे अपना CSIP चेंज करते रहो, वो इंटरप्ट्स नहीं हैंडल करेगा। मतलब वो जो प्रायोरिटी वाला सारा उसने सीन बनाया होता है कि बफर में ये पड़ा है वगैरह, ये उस सिस्टम को ख़राब कर देगा, ठीक है। वो और नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा जब तक आप उसको भेजते नहीं हो कि यार मैंने ये इंटरप्ट हैंडल कर दिया, चाहे आपका CSIP पुराने वाले के ऊपर भी हो गया हो आईरेट करके। अच्छा, अब चेनिंग और पार्शियल चेनिंग मेरा नहीं ख्याल इंक्लूडेड है, लेकिन लाइक वर्बली अगर ज़रूरत है तो बता देता हूँ। वो यही है कि आप चेनिंग तब कहते हैं जब आप अपना काम लेने के बाद पुराने ISR की तरफ भी भेज देते हो। पार्शियल चेनिंग होती है कि आप कुछ पाथ्स के अंदर भेज रहे हो, कुछ के अंदर नहीं भेज रहे। अब पास्ट पेपर्स की जहाँ तक बात आती है वो ये है कि ये बहुत ईजी है, मैं ये पढ़ के भी नहीं बताने वाला, ठीक है। ये स्प्रिंग 22 का था, एक फॉल 23 का, ये फिर भी काबिल ज़िक्र है। आपको स्क्रीन के ऊपर, अच्छा आपने एक फंक्शन बनाना है, आपको रो दी जाएगी और कॉलम दी जाएगी। इन्होंने बस सिंप्लीफिकेशन के लिए छोटे सेल बनाए हुए, एक्चुअली पूरी स्क्रीन के ऊपर करना है। इसका सोल्यूशन वैसे पड़ा हुआ है ऑनलाइन, इसलिए मैं करके दिखाने नहीं वाला। वो सालिया मुजम्मिल वाले गिटहब के ऊपर इसका सोल्यूशन पड़ा हुआ है। मकसद ये है इसको जो अभी तक बातें की हैं उससे रिलेट करना कि ये किस तरह से सॉल्व करना है। सवाल ये है कंप्रेस करना अपने डेटा। मतलब अगर आपको यहाँ पे ये A मिल गया ना, आपने आगे अगर कोई कंसेक्यूटिव एज नज़र आ रहा है, आपने बस उनको रिमूव कर देना है। सही है, ये है बस। और राइट्स आपने जितने ख़त्म किए हैं उतने आपने एंड के ऊपर स्पेसेस डाल देनी है। तो ये काफ़ी सिमिलर है हमारे वो पिछले वाले जो 2 कोड थे, एक इस ये वाला और पीछे वो जो राइट अलाइन वाला था। तो मैं इसलिए डिटेल नहीं बताने वाला, लेकिन मतलब ये सारी चीज़ें जो पेपरों में आई हुई हैं इतनी मुश्किल नहीं है, और आधे सवाल इस तरह के थियोरेटिकल से हैं जो बस आपको, जो मैंने अभी तक बातें की कि इसका क्या काम है, ये कैसे होता है वगैरह, ये अब आपको पता चल गया है कि इंटरप्ट वेक्टर टेबल क्या होता है वगैरह। तो पेपर कोई लाइक मुश्किल नहीं आएगा, मक्खन सीन है। बस ये है कि लाइक फकिंग जो ये होते हैं रजिस्टर्स, ये देख लो कि स्कैस की बारी ESDI है, लूड्स की बारी DSSI है। वैसे तो ये मेरा ख्याल है आप चैप्टर नंबर 7 के अंदर लिखे हुए हैं, आप उससे भी देख सकते हो, लेकिन एहतियातन अगर फिर भी टाइम ज़ाया होता है ना तो बस उसके लिए है।